अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम अगेन टू नॉवल नाइट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इस नॉवल को स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो खाली लाइक सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। तो चले स्टार्ट करते हैं। मुझे देखने दे करीब से, मेरी चश्मे नम को ज़कात दे। झटपटे का वक्त था। आसमान पर कहीं कहीं सरमई बदलियाँ उड़ती फिर रही थी। सर शाम क्यारियों को पानी दिया गया था, जिसके बायस फिज़ा में मिट्टी की सूंधी खुशबू के अलावा अनवा किस्म के फूलों की महक रची थी। जामन के पेड़ पर कूकती कोयल की कोक और दूर चक्की की चक की आवाज़ में अजीब सा तालमेल था। वो 18 रोज़ बाद जैद के आने की खबर सुनकर हवेली आया था। सहन अबूर करते वो लंबे बरामदे के 3 स्टेप चढ़कर आस्तीन मोड़ता अपने ही ध्यान में था कि छन्नाके की आवाज़ पर निगाह दाएं जाने उठी तो हाथ एक जाविये पर साकत रह गया। वो सरमई और सख्त सुर्ख लॉन के खस्ता हाल सूट में बलबूस आने वाली की तरफ बेखुदी से मतवज्जा थी, जबकि आने वाले को भी अपनी बसारतों पर शोभा हुआ। क्या वो इजड़ा हाल लड़की दरअदन बिलाल है? वो दरअदन बिलाल जिसकी शहाना शख्सियत और वक़ार का वो ना चाहते हुए भी कायल था। वो शहजादियों जैसी आन बान वाली कैसे बेकारन के रूप में खड़ी थी। तभी हल्के से खटके की आवाज़ पर वो चौंक और हॉल कमरे से बाहर आते जैद की तरफ मतवज्जा हुआ तो लोगों को दिलकश मुस्कान छू गई। दरअदन की आंखें तेज़ी से नम हुई। जैद गर्मजोशी से भाई पुकारता उसकी तरफ लपका। कहाँ से लाऊं मैं इतना सब्र? तुम थोड़ा क्यों नहीं मिल जाते? उसकी पुश्त पर निगाहें जमाए अदन बेबस हुई थी। ये आप क्या कह रही हैं बड़ी अम्मा? सैद ने बेयकीनी से ताई की तरफ देखा। आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? दुख, हैरत, बेयकीनी, क्या कुछ न था लहजे में। ये हमने नहीं किया। उनका अंदाज़ रूखा सा था। तो फिर कौन जिम्मेदार है? उस बार मुखातिब माँ थी। सिकंदर। माँ ने गहरी सांस लेते गोया एतराफ़ जुर्म किया, जबकि इस बार लगने वाला झटका इस कदर शदीद था कि वो चंद लम्हे तक कुछ बोल ही ना पाया। फिरोज़ चाचू ने जाने कब वहाँ आए थे और अब उसके शौक चेहरे पर निगाहें जमाए बैठे थे। वो इतने जालिम कैसे हो सकते हैं? बेयकीन लहजे में खुद कलामी की तोता इन्हें उसे घूरा। उसमें जुल्म वाली क्या बात है? ताई के सर्द अंदाज पर सर उठाया तो आंखें सुर्ख थीं। ये जुल्म नहीं बल्कि जुल्म की इंतहा है बड़ी अम्मा। जैद, तुम इस मामले से दूर रहो। ये तुम्हारा मसला नहीं है, ये मेरे भाई का मामला है, तो इसका ताल्लुक मुझसे भी है। तुम्हें क्यों उससे इतनी हमदर्दी हो रही है? ताई ने मशकूक निगाहों से उसे घूरा तो जैद का चेहरा सुर्ख पड़ गया। मुझे उससे नहीं, अपने भाई से हमदर्दी है। अगर तुम्हें कोई जवान साल बेटा दुनिया से जाता और अगर तुम्हारा कोई जवान साल बेटा दुनिया से जाता और वो मनहूस लड़की बदले में यहाँ आती, तब मैं देखती कि तुम्हें किससे हमदर्दी है। जैद, ताई का लहजा भरा गया। आबदा ने उनके हाथ अपने हाथ में फेंचते बेटे को घूरा। माफ़ी मांगो जैद, मैंने ऐसा क्या किया है अम्मा और भाई? जैद, अम्मा ने दरश्ती से उसे टोका तो उसे लब फेंच लिए। तुम इस मामले में कुछ नहीं बोलोगे और माफ़ी मांगोगे? आई एम सॉरी बड़ी अम्मा। और आंखों में हट धर्मी और तनी गर्दन के साथ सॉरी कहते हुए वो झटके से उठकर डेरे पर सिकंदर की तरफ रवाना हुआ। वो जिस एतमाद और मान भरोसे से भाई के पास गया था, उससे दुगनी शिकस्तगी से अपने टूटे मान की कर्सियाँ लिए पलटा था। गाड़ी वहीं छोड़कर वो पिछले 25 मिनट से पैदल चल रहा था। बादामी कमीज़ पसीने में भीग कर जिस्म से चिपक गई थी। दिन के 2 बजे का वक्त था। सूरज खूब चमक रहा था, मगर वो मौसम की शिद्दत से बेनियाज बस चलता ही जा रहा था। पाँव के नीचे मिट्टी का ढेला आया तो वो लड़खड़ा गया, फिर झुक कर ढेला उठाते पूरी कुव्वत से दूर उछाल दिया। क्यों? वो हलक के बल चीखा। प्लीज़ मुझे इससे अंदाज में बात मत करें, मैं आपकी बेरुखी नहीं सह पाऊंगा। तुम इस मामले से दूर रहो जैद, ये मेरा और इस ख़ानदान का मसला है। वो इस ख़ानदान का नहीं, इस लड़की का मामला है जो आपकी बीवी है। जस्ट शट अप। सिकंदर के 3 हरूफ ने जैद के मुंह पर गोया तमाचा दे मारा था। जब कह रहा हूँ कि इस मामले से दूर रहो तो तुम्हें दूर रहना चाहिए, ना कि बहस करते जाओ। चले जाओ यहाँ से। जैद ने सबसे सुर्ख करती निगाहें सूरज पर जमाई तो आंखों में शदीद जलन के बायस नमी छा गई। अजियत की इंतहा थी, मगर फिर भी उन लफ्ज़ों की शिद्दत से कम जो सिकंदर ने कहे थे। सिकंदर ने आज एक ही झटके से उसे दूर कर दिया था। वो जो बाप के बाद उनके लिए बाप बन गया था, 2 समजाद जिससे वो दोनों भाई बिला झिझक हर बात मनवा सकते थे, आज वही कह रहा था कि इस मामले से दूर रहो। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। तभी 3 पहियों की बाइक उसके पास रुकी। पागल हो गए हो जैद? फिरोज ने उसे झंझोड़ा। काश हो जाता। उसका लहजा कुरलाया। भाई,
ऐसा कैसे कर सकते? मुझे तुम्हारी हालत ठीक नहीं लग रही, घर चलो। अभी नहीं, मैं कह रहा हूँ ज़ैद तुम घर चलो। फिरोज़ को उसकी हालत तशवीश में मुब्तला कर रही थी। मुझे नहीं जाना। उस पर अंदाज़ ज़िद्दी सा था। ठीक है, फिर मैं भी इधर ही हूँ। फिरोज़ ने भी उसके अंदाज़ में कहते हुए निगाहें सड़क पर जमाई। प्लीज़ चाचू अब चाहे, मैं आ जाऊँगा। वो रूहान सा हुआ। बिल्कुल भी नहीं, जब तक तुम यहाँ हो मैं भी इधर ही रहूँगा। उनके अटल अंदाज़ पर उसे मानना ही पड़ा और अगले 45 मिनट बाद वो फ्रेश होकर चाचू के कमरे में उनके बेड पर बैठा था। जबकि वो सुर्दगी से बोल रहे थे। जब भाई ने बदले के लिए उस लड़की के साथ मेरा नाम लिया तो मैंने सुनते ही इनकार कर दिया था। ज़ैद ने निगाहें उनके चेहरे पर जमा दी, क्योंकि मैं अपने अधूरे वजूद का बोझ किसी के नातों कंधों पर नहीं डालना चाहता। ज़ैद ने बेसाख्ता उनके निचले धड़ की तरफ देखा। 8 बरस कबल एक भयानक हादसे में जहां ज़ैद ने मशफ़क़ बाप को खोया था, वहीं वो हादसा फ़िरोज़ चाचू को भी उम्र भर के लिए मजबूर कर गया। DI खान से वापसी पर फैज़ान और फ़िरोज़ की गाड़ी गहरी खाई में गिरी थी, जिसके बायस फैज़ान तो मौके पर ही खालिक के हकीकत से जा मिले थे, जबकि फ़िरोज़ दोनों टांगों से मजबूर हो गए थे। सच बताओ तो ज़ैद, मुझे पहले से ही मालूम था यहाँ उसे कबूल नहीं किया जाएगा, इसलिए इनकार कर दिया कि मैं उसका हक दिलवा भी नहीं सकता। तो भाई ने सिकंदर का नाम तजवीज़ किया। तुम जानते हो सिकंदर ने सिर्फ शक्ल ही दोनों भाइयों सुफियान और आरिफ जैसी नहीं पाई, आदत भी में भी उन्हीं के जैसा है। वो नरमी से मुस्कुराए। बिल्कुल आरिफ भाई वाला। ज़िद्दी तबीयत, अगर किसी बात पर अड़ जाए तो किसी के मजाल नहीं कि उस फैसले से हटने मजबूर कर सके। उसे चाचू के चेहरे से निगाहें हटाई और लेट गया। बहुत अजीब तबीयत है तुम्हारे भाई की, अखरोट जैसी। वो बहुत नरमी से भतीजे का जिक्र कर रहे थे, फिर ज़ैद की तरफ देखा। वैसे एक बात है ज़ैद, तुम तो है तो खड़ूस मगर यार है, वो बहुत प्यारा है। वो हंसे तो ज़ैद भी मुस्कुरा दिया। बिलाशुबा वो बहुत हैंडसम और वजीहा जुबान नौजवान थे। 6 फीट कद और शफाफ रंगत, खड़ी मगरूर नाक, हल्की सरमई पुरकशिश आंखें। न जाने उसके चेहरे में कैसा चाम था जो दिल की उसकी जानिब खींचता था। जितना भी गुस्सा हो उसकी सूरत देखते उड़न छू हो जाता था। आप कह रहे थे भाई की तबीयत ताया अब्बू की तबीयत जैसी ज़िद्दी है, उसका क्या मतलब हुआ? मैंने तो कभी नोट नहीं किया ऐसा। ताया अब्बू और ज़िद्दी तबीयत बात मेरी समझ में नहीं आई। तुम आपा वाले वाक़े को भूल गए हो। उनका चेहरा सता हुआ था। फूफो का कैसा मामला? वो चौंका। कभी देखा नहीं उन्हें? वो कहाँ हैं? देख भी कैसे सकते हो? 22 बरस कबल उन्हें देश निकाला दिया जा चुका था। उन्होंने सुर्दगी से कहते हुए निगाहें छत पर टिकाईं। प्लीज़ चाचू बताए ना, ये क्या मामला है? ज़ैद मुतजस्सिस हुआ। फिरोज़ ने गहरी सांस लेते उसकी तरफ देखा। वही मामला जो रवायती जागीरदार घरानों का खासा है। सिकंदर मलिक भाई साहब के ही बेहतरीन दोस्त थे। न जाने उन्होंने कैसे आपा को देख लिया, फिर इज्जत से रिश्ता भेजा, मगर भाई साहब ने उसे अना और का मसला बना लिया और इनकार कर दिया। लेकिन अब्बास जी ने उनके बारे में छानबीन की और रिश्ता कबूल कर लिया। इस बात को भाई साहब ने नहीं बोले अभी तक। कमाल है। ज़ैद हैरान हुआ। तुम इस किस्से को छोड़ो, फिरोज़ ने उसे टोका। तुम क्या चाहते हो सिकंदर के मामले में? मेरे चाहने से क्या होता है? वो अफसरदा हुआ। फिर भी पता तो चले। संजीदगी से उनकी तरफ देखा। मैं चाहता हूँ भाई दरादन को बहैसियत बीवी कबूल कर ले। तो कर तो लिया है, कबूल है वो भी 3 बार। मज़ीद क्या करे भाई? उसे कबूल करना कहते हैं। ज़ैद मुतासिफ हुआ। खुद शहर में डेरा जमा रखा है, बीवी को मुलाजमा की हैसियत देकर काल कोठरी में डाला हुआ है। आपने उस लड़की की हालत देखी, कैसी खस्ता और उजड़ी हुई है? उसका लहजा शिकायती था। चाहे जैसे ही हालत में सही, लेकिन चाचू वो अब इस घर की बहू है। देख तू सब कुछ कह रहा है, मगर वो भी अड़ गया है कि अगर उस लड़की को सच्चाई पता चली तो यह किसी हक में अच्छा नहीं होगा। ज़ैद ने उनका सता हुआ चेहरा देखा। आपको भी तो गुस्सा होगा ना अदन पर? मुझे क्यों होगा? वह हैरान हुए। उसके बाप की वजह से हमने सैफ को खो दिया। गुस्सा तो है, मगर उसके बाप पर जवान बेटे खोना आसान नहीं है। मगर हकीकत ये भी है कि लिखा कोई नहीं टाल सकता। और मैं ऐसे मर्दों की मर्दानगी पर लानत भेजता हूँ जो खुद को बचाने के लिए बहन बेटियों को कुर्बान कर देते थे। सुना तो यहाँ तक है कि बहुत नासों से पाला था बेटी को। सूरत हाल ये है कि पलट कर नहीं पूछा कि आया वो जिंदा भी है या मर गई। तुम दुआ करो यार सिकंदर का दिल उस बच्ची के लिए नरम हो जाए। और नरम दिल कैसे होते हैं? ज़ैद ने संजीदगी से पूछा। मोहब्बत से। तरने जवाब पर वो चौंका। मोहब्बत? हाँ मोहब्बत। उसके अलावा कोई जज्बा इंसान का दिल नरम नहीं कर सकता। और मोहब्बत कैसे होती है? मोहब्बत की तो ना तो वजूहात होती हैं ना इलामात की। कोई मर्ज नहीं। वो शरारतन भतीजे की तरफ देखते हुए मुस्कुराई। ये तो बस हो जाती है, और जब हो जाती है तो इंसान को भी बदल भी देती है। तो अब हमें दुआ मांगनी चाहिए कि साहब को भी मोहब्बत हो जाए। ज़ैद हंसा तो वो भी मुस्कुरा दिए। जी बिल्कुल। वैसे एक हकीकत और भी है, बताओ तुम्हें? ज़ैद ने सवारिया निगाहों से उनकी तरफ देखा। उनकी निगाहों में शरारत का
अक्स बहुत वासिया था। वैसे ये जो मोम का दिल रखने वाले लोग खुद पर मसनूई सख्ती का खोल चढ़ा लेते हैं, उसे उतारना बहुत आसान होता है। ज़ैद ने चंद लम्हे उनका जगमग करता चेहरा देखा, फिर समझने पर बेसाख्ता हंस पड़ा। सही कहा, एक कप स्ट्रॉन्ग सी चाय बना दे। अगली सुबह उसने किचन में मसरूफ़ बदन से कहा तो वो पलट कर उसकी तरफ मतवज्जा हुई। निगाहों में नरम सा तासुर था। ज़ैद ने छंपे से उन तासुर को नोट किया, जिसके चेहरे को देख के उसके माथे पर पल पड़ जाते थे। उसके लिए ऐसे नरम तासुरात बायस से हैरत ही तो थे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, फ़ाइन। वो संभला, मुझे तुम्हारी याददाश्त पर शक है दुर्योधन, कहीं खो तो नहीं गई या फिर मेरी शक्ल भूल गई हो? मैं ज़ैद हूँ। उसे इत्तला पर वो मुस्कुरा थी। मेरी याददाश्त अल्हम्दुलिल्लाह सलामत है। बहुत दिनों बाद किसी ऐसे इंसान को देखा है जिसे सज़ा के दोनों दिनों से कबल देखा था, तो बहुत अच्छा लग रहा है। ज़ैद को उसके लहजे से खौफ आया। अदन, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ मेरे भाई के लिए कुछ कभी बद्दुआ मत करना। वो मुल्तजया हुआ तो अदन हैरान हो गई। मैं ऐसा क्यों करूँगी? उससे कबल के वो कुछ कहता सफ़िया वहाँ आ गई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ यहाँ से। ज़ैद झटके से पलट कर बाहर निकल गया। ओ लड़की, अब उन्होंने अदन को घूरा, तुम अहमद के कपड़े इस्त्री कर दो। और उस अहमद नाम ने दिल की बस्ती को तह दबा डाला, तह वबाला कर दिया। या अल्लाह, आज उस शख्स के सामने ना कराना, मुझे उस आजमाइश में मत डालना। किसी के निकाह में होते हुए मैं ना महरम को सोचती हूँ। वो कमरे की तरफ जाते हुए गड़गड़ा कर दुआ गो थी। मगर आप तो जानते हैं ना, मैं जानबूझ कर ऐसा नहीं करती। कोई सफाई दी। काश वो शख्स इस वक्त कमरे में ही हो, उसे एक नज़र ही सही देख तो लूँ। दहलीज तक पहुँचे। अपने साबका दुआ को फरामोश करते उस शख्स को देखने की चाह उसने बेबस किया, तो फिर दुआ मांगी। अपनी बेबसी पर आंखें बेसाख्ता नम हुई। तेज़ी से पलके झपककर नमी अंदर तक उतारने खुले दरवाजे पर दस्तक देते हुए अंदर दाखिल हो गई। निगाह सीधी बेड की तरफ गई, जहाँ कपड़ों को होना चाहिए था, मगर कमरे का मकीन भी मौजूद नहीं था। अब क्या करूँ? वो कराही न जाने क्या चीज़ उसे रुला रही थी। तभी ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा खुला। खुशबू का मखसूस झोंका अंदर आया तो निगाह झुक गई। उसके सामने एक चिट पैड पर फेंकी गई। अदर ने चिट उठाई, जिस पर एक जुमला लिखा था, ब्लैक शर्ट प्रेस कर दो। उसने निगाह उठाई। वो राइटिंग टेबल के सामने खड़ा था, ट्राउज़र पर सफ़ेद टी शर्ट पर तरतीब बाल। अलमारी से शर्ट लेकर पलटी तो बरहम तासरात के साथ उसकी तरफ मतवज्जा था। उसका चेहरा सुर्ख हो गया। क्या ख़ता हो गई? उसे हाथ से रोकने का इशारा करते खुद आगे बढ़कर नई शर्ट निकालकर उसकी तरफ बढ़ाई और फ़िज़ा में हाथ से ज़िगज़ैग करते जाने क्या कहा। अदन पर हैरतों का पहाड़ टूट पड़ा। अहमद उससे मुखातिब था। या खुदा, मगर उसकी बदकिस्मती कि उसे इशारों की ज़ुबान समझ में नहीं आती थी, और सामने वाले को भी उसके तासुरात से अंदाज़ा हो गया था कि वो भैंस के सामने बीन बजा रहा है। इसने तेज़ी से राइटिंग टेबल पर की जानिब झुकते लिख कर उसके सामने कहा, जल्दी करो, मैं लेट हो रहा हूँ। मैं अभी लाती हूँ। वो तेज़ी से बाहर निकली, और जब अहमद शावर लेकर निकला, ऐन उसी लम्हे वो भी अंदर दाखिल हुई। शर्ट लेते सर हिलाया। थैंक यू। नाश्ता यहीं ले आऊँ साहब? उसने सर नफ़ी में जंबिश दी। अहमद ने सवालिया अबरू उठाते हुए उसे घूरा, मगर अदन पर ज़रा जो असर हुआ हो, तासुब से सर झटकते नोट पर जुमला लिखते उसकी निगाहों के सामने किया। तुम जाओ, मुझे शर्ट चेंज करनी है। अदन पर घड़ों पानी पड़ा। वो गोली किसी तेज़ी से कमरे की चौखट डबोर कर गई। आखिर तुम्हें ऐसी बेमसरूफ़ चीज़ों की मसरूरत क्यों पेश आ गई? दुर्योधन ने रूमिया को बड़ी तरह घूरा। वो अदन को ज़बरदस्ती पर शॉपिंग के लिए घसीट लाई थी। उसने बहुत इनकार किया, मगर वो रूमिया ही क्या जो किसी की मान ले। फ़ोन पर उसके बाबा से इजाज़त लेकर वो उसे अपने हमरा ले आई थी। एक दो ड्रेसिंग के बाद पिछले 25 मिनट से वो डेकोरेशन पीसेस का पोस्टमार्टम कर रही थी, जबकि दुर्योधन के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। ज़्यादा अरसा नहीं हुआ था उनकी दोस्ती को। दुर्योधन बलाल का ताल्लुक खोट सहराब नामी गांव से था। 4 भाइयों की इकलौती लाडली बहन, तो बाप की जान भी अदन भी में मुकीद थी। वो अपने ख़ानदान की पहली लड़की थी जो हवेली की 4 दीवारी से बाहर यूं पढ़ाई के सिलसिले में हॉस्टल में मुकीम थी। सरोकद, दुबली पतली, घुलती गंदम रंगत, गहरी सब्ज़ आंखें, लंबे स्याह सिल्की। मजमूई तौर पर वो बहुत पुरकशिश थी, जिसकी ज़ात में बाप भाइयों का दिया भरोसा छलकता था। उसका वक़ार रख रखाव उसे सैकड़ों में मुमताज़ करता था। सिन्फ़ मुखालिफ के लिए दुर्योधन बिलाल चैलेंज थी। जबकि रूमिया शहर ही में रहती थी। उस वक़्त रूमिया स्याह और ज़रो पाजामा फ्रॉक में मलबूस थे। वो चिंचिला कर एक ही जगह टिक गई। जबकि रूमिया आगे बढ़ गई, तभी रूमिया ने उसे अपनी तरफ आने का इशारा किया। उसने कदम बढ़ाए, फिर बौखला कर सर से फिसलती चादर पर हाथ रखकर रोकना चाहा, मगर चादर ढलक शाने तक आ गई थी। वो सुर्ख पड़ते चेहरे के साथ पलटी और अपने पीछे मौजूद लड़के के चेहरे पर, जिसके हाथ में चादर का पल्लू था, पूरी कुव्वत से थप्पड़ दे मारा। चटाक की ज़ोरदार आवाज़ पर रूमिया के अलावा दूसरे लोगों भी मतवज्जा हुए। जबकि अदन तेज़ी से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। रूमिया भी तेज़ी से पीछे सुलभ की।
अदन प्लीज़ रुको, उसने गाड़ी में बैठते टाह की आवाज़ से दरवाज़ा बंद किया। माई गॉड, इतना गुस्सा! रूमिया ने खुद को सीट पर गिराते झरझरी ली, फिर अदन का सुर्ख दृश्य चेहरा देखा। तुमने बिना सोचे समझे उस लड़के को थप्पड़ दे मारा? बिना सोचे समझे? अदन ने बेयकीनी से उसकी तरफ देखा। इतनी छोटी सी बात के लिए तुमने इतना शदीद रद्द-ए-अमल दिखाया? छोटी सी बात, किसके सर से यूं सरेआम चादर उतारने का मतलब जानती हो तुम रूमिया? उसने दांत पीसे। मैं जानती हूँ अदन, मगर वो लड़का बेकसूर था, उसने चादर नहीं खींची थी। तुम ये बात कैसे कर सकती हो, जबकि पल्लू मैंने खुद देखा था उसके हाथ में। बाज़-औक़ात आंखों देखा भी सच नहीं होता। अदन, मैं देख रही थी तुम्हारी चादर आराशी गुलदान में अटक गई थी, लेकिन उससे कबल के वो गिरता। उस लड़के ने गुलदान संभालते हुए पल्लू छुड़ा लिया और बदले में तुमने उससे ही इतने ही लोगों में बेइज्जत कर दिया। तुम जो भी कहो मैं जानती हूँ, उसने जानबूझकर ऐसा किया था। यार मैं सच कह रही हूँ, वो लड़का ऐसा नहीं है। रोमिया रोहान से तुम उसकी इतनी फेवर क्यों कर रही हो? अदन ने से घूरा। वो तुम्हारे मामे का पुत्र है। रोमिया ने बेसाख्ता हंसी। तुम तो वाकई बहुत पहुंची हुई हंसती हो। मेरे मामू का ही बेटा है। उसने शरारत से अदन का गाल छुआ तो वो ओहे कहकर रह गई। किताबों की दुकान की पार्किंग में गाड़ी रोकते रोमिया उसे ये कहकर वहीं छोड़ गई कि तुम्हें साथ ले जाना रिस्क से कम नहीं, इसलिए यही इंतज़ार करो। उसे कौन सा शौक था जाने का? उसी लिए मुत्तमिन सी बैठी थी। उनकी गाड़ी के बिल्कुल पास से गुजरकर सरमई रंग का गाड़ी एन सामने आकर रुक गई। उसने बिला राधा उसकी तरफ देखा। ड्राइविंग सीट पर विराजमान शख्स की सुनहरी रुई से भरी मजबूत कलाई पर बंदी बेशकीमत घड़ी का डायल धूप के बायस चमक रहा था। दरवाज़ा खोलकर एक दराज कद बचिया नौजवान बाहर निकला। मिस्टर मस्टर्ड शर्ट के कफ मुड़े हुए थे, बालों को हाथ से संवारता वो गाड़ी लॉक किए बिना आगे बढ़ गया। दुर्योधन बिलाल ट्रांस की किसी कैफियत में उस मंजर में गुम थी। क्या खास था उसमें? वो अपनी धड़कनों की बदलती रद्द हम पर हैरान थी। तभी रूमिया वापस आई, मगर अपनी गाड़ी में आने की बजाय उस गाड़ी के शीशे के डैश पर झुकी फाइल का सफ़ा पलट रही थी। तभी वो शख्स तेज़ी से पलट आया। रूमिया के साथ अदन का चेहरा भी फक हुआ। वो शख्स बहुत उजलत में उनकी तरफ ध्यान दिए बगैर गाड़ी भगा ले गया। जैद, आज तुम शहर जाओगे? माँ के पूछने पर उसने फ़ोन से निगाह हटा। नहीं अम्मा, कोई खैरियत कोई काम था आपको? हाँ, बस थोड़ी ख़रीदारी करनी थी। वो उसके पास बैठी तो जैद ने फ़ोन रख दिया। ठीक है, सिकंदर के साथ ही चली जाऊंगी। जैद ने पानी लाती अदन की तरफ देखा। सिकंदर के जिक्र पर भी उसका चेहरा बेरंग ही रहा था। एक तो ये लड़का शहर और डेरों के चक्कर में घन चक्कर बना हुआ है। माँ तो शक्ल देखने को तरस जाती है। जैद उनकी शिकायती अंदाज में मुस्कुराया। शक्ल जो इतनी प्यारी है सुनो अदन, उसने बेसाख्ता पलटती अदन को पुकारा। तभी ताई भी वहाँ चली आई। उन्होंने बगौर जैद का अंदाज देखा। मेरा सेल चार्जिंग पर लगा हुआ है, पर लगा दो और कपड़े प्रेस करो, मुझे अम्मा के साथ जाना है। जी, उसने सादतमंद से कहते हुए मोबाइल ले लिया। कपड़े इस्त्री करने से कबल शरीफा से कहो सब्जी ले आए और तुम चाय बना दो। अब आबदा के हुक्म पर सर हिलाते अभी पलटी ही थी कि ताई की सुनो लड़की कहने पर रुकना पड़ा। गहरी सांस लेते उनकी तरफ देखा। चाय बनाकर पिछले सेन में कुएं से 2 बाल्टी निकाल लाओ। उस हुक्म पर उसका चेहरा फक हुआ, क्योंकि उसे गहरे पानी से डर लगता था। आपने अदन को कुएं से पानी निकालने के लिए क्यों कहा? जैन ने उसके जाते ही हैरत से पूछा। क्योंकि उस लड़की को कुएं से डर लगता है, जानते हुए भी आपने उसे वहाँ जब भेजा क्यों? वह हैरान था, क्योंकि उसे तकलीफ़ में देखकर मुझे सुकून मिलता है। उनके लहजे की सफाकी पर वहाँ सुकूत छा गया। शुक्र है अल्लाह का। गाड़ी जब आगे बढ़ी तो रूमिया ने कलमा शुक्र पढ़ा तो अदन भी चौंक कर हवास में लौटी। तुमने इतनी गैर अखलाकी हरकत क्यों की? अगर वह शख्स देख लेता तो देख लेता। मुस्कुराई। यार, नाम मालूम करना तो उस बंदे का। मैं जानना चाहती थी उस शख्स का जिस पर पड़ने वाली पहली निगाह ने उसे बेबस कर दिया था। मगर उसके शानों पर बाप भाइयों की इज्जत और भरोसे का बोझ था, और उसका ज़िंदगी में एक ही हसूल था, जान जाती चली जाए मगर भरोसा नहीं टूटना चाहिए। और नाम बिना कोशिश के अगले रोज़ रूमिया ने उसे बता दिया था। वो धप से अदन के पास बैठी। मेरा बंदा खूबसूरत और डैशिंग हुआ और मगरूर आना हो भूल भला कैसे मुमकिन है? कौन मगरूर? अदन ने जर्नल बंद करते हुए हैरत से पूछा। अहमद और कौन? पहले तो सैकड़ों लोगों में उसे ढूंढा, फिर 20 फ्रेंड्स रिक्वेस्ट भेजी और आज मसूफ़ का इंतहाई सराहना जवाब है। आइंदा इतनी जुर्रत न करो, क्योंकि मुझे मसूफ़ लड़के से दोस्ती नहीं करना। उसे मुंह फुलाया। कौन अहमद? अदन की हैरत हनूस थी। अरे वही जो उस रोज़ बुक शॉप के बिना बाहर मिला था। ओह, उसे खुद को लापरवाह जाहिर करते हुए शान अचकाए। खैरियत हुआ क्या था? अहमद ने सामने बैठे सैयद को सुर्ख चेहरा देखते पूछा, और ये पूछना यूँ गज़ब हुआ कि कब से जब्त किए बैठा। अरसल खिलखिलाकर हंस पड़ा। जैद को थप्पड़ मारने के बाद अरसल ने ही उसे अर्जेंट बुलाया था, और अब वो तीनों आमने सामने बैठे थे। हाय जालिम! हंसते हुए अरसल को जैद ने थप्पड़ मारकर चुप रहने पर मजबूर किया। मार डाला जालिम! किसी दूसरे शख्स का गुस्सा मुझ पर क्यों निकाल रहे हो? फिर अहमद की तरफ देखा। बहुत इज्जत हुई है आज आपके भाई साहब की।
آج اب کے بھائی صاحب کی زید نے خفکی سے منہ پھلایا۔ عزت پر منہ کھول پھلاتا ہے یار، احمد نے حیرت سے پوچھا، جبکہ ارسل نے فرفراز سے اسے تمام واقعہ سنایا تو بے ساختہ ہنس پڑا۔ دونوں نے بہت محبت سے اس کا چہرہ دیکھا، بہت عرصہ ہوا وہ یوں کھل کر ہنسنا بھول چکا تھا، آج اس کا بے ساختہ پن انہیں خوشی دے گیا تھا۔ اس نے آنکھوں میں آیا پانی صاف کیا تو ارسل کو مصنوعی تعصب ہوا۔ پہلا بھائی دیکھا جو بھائی کی بےعزتی پر یوں خوش ہو رہا ہے، یار پہلی بار سنا ہے کہ کوئی لڑکی زید صاحب کی پرسنالٹی پر فدا نہیں ہو، اس لیے اچھا لگ رہا ہے، امپریسو۔ کاش میں وہاں ہوتا، اگر وہاں ہوتے تو کیا کرتے، میں تمہاری بےعزتی کو بدلا لیتا۔ فوری جواب پر ارسل اشش کر اٹھا، قربان جاؤں آپ کے پیار پر۔ وہ چند لمحے سنجیدہ ہوا، پھر شرارت سے دونوں کی آنکھوں میں جھانکا۔ ویسے محترمہ دیکھنے میں کیسی تھی؟ چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہاتھ سے سوالیہ اشارہ کیا تو ارسل اور زید بے ساختہ ہنس دیے۔ عدن یار، گڈ نیوز۔ رومیہ نے کینٹین میں عدن کی مسرت سے جھنجھوڑا، تھپ سے اس کی سامنے بیٹھے چہرے جوش و جذبات سے تمتما رہے تھے۔ کیا مسئلہ ہے، کیوں اتنی پاگل ہو رہی ہو؟ عدن نے اسے گھورا۔ یار بات ہی پاگل کرنے والی ہے، وہ بہت پرجوش تھی۔ وہ میرے مامے کا پتر ہماری یوں نہیں آیا ہے۔ کیا مطلب؟ عدن حیران ہوئی۔ مطلب کہ اس روز کا وہ لڑکا، اس نے ہاتھ سے فضا میں اشارہ کیا، ملا تھا نا ہمیں، اس کا نام زید ہے اور ہماری یونی میں مائگریٹ ہو کر آیا ہے، تو میں کیا کروں؟ عدن نے خفکی سے سر جھٹکا۔ تمہیں خوشی نہیں ہوئی میرے ماموں کے بیٹے کی یہاں موجودگی سے؟ رومیہ کو صدمہ ہوا۔ بکواس نہیں، عدن نے اسے گھورا۔ ہائے ظالم، میں تو مر رہی ہوں ماموں کے بیٹے سے ملنے کے لیے۔ رومیہ، عدن اسے تنبیہ کرتے اٹھی۔ اوکے سوری۔ رومیہ بھی اس کے پیچھے لپکی۔ کینٹین سے باہر آتے ہی پہلا سامنا زید سے ہی ہوا تھا۔ ارسل نے بے ساختہ مسکراہٹ چھپانے کے لیے تھوڑا سا رخ موڑ لیا۔ عدن کے ماتھے پر بل پڑ گئے، جبکہ زید کا چہرہ بھی سرخ ہو گیا۔ متحد رہنا، کیونکہ میں اپنی بےعزتی بھلاتا نہیں ہوں، اس لیے وارن کر رہا ہوں، مجھے اپنی رعایا سمجھ کر دھمکانے کی کوشش نہیں کریں محترم۔ عدن کون سا کم تھی؟ ریلیکس بھائی، اب آپ لوگ بچوں کی طرح شروع مت ہو جائیں۔ ارسل نے بیچ بچاؤ کروانا چاہا۔ سمجھنے کی ضرورت آپ کے دوست کو ہے، جو سب کو اپنی رعایا سمجھنے کی خوش فہمی میں مبتلا ہے۔ میم پلیز، اب آپ زیادتی کریں گے۔ ارسل نے زید کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھتے ہوئے احتجاج کیا۔ بولنے دو ارسل، میں ابھی تو دیکھوں محترمہ کہاں تک بول سکتے۔ میں آپ جیسے لوگوں کے منہ لگنا پسند نہیں کرتی۔ اس بار لہجے میں موجود حقارت نے ارسل اور زید کے ساتھ رومیہ کے چہرے کو بھی سرخ کر دیا۔ عدن، تم ہوش میں رہ کر بات کرو۔ رومیہ نے بے ساختہ ٹوکا۔ میں ہوش میں ہوں اور بد دماغ مغرور لڑکوں کے حواس میں ٹھکانے لگانا جانتی ہوں۔ بہت ہو گیا، بہت بولیا آپ نے۔ زید ہاتھ اٹھا کر اسے چپ کروایا۔ یاد رکھنا، آئندہ اگر ایسے لہجے مجھ سے بات کی تو میں تمہاری لڑکی ہونے کا بھی لحاظ نہیں کروں گا، اور جب میں لحاظ کرنے کی عرضی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو بے شک مت کیجیے گا، کیونکہ میں آپ جیسے لوگوں کو جوتے کی نوک پر رکھتی ہوں۔ اس بار اس کے لہجے میں غرور کا عنصر نمایاں تھا۔ شاید وہ بھول چکی تھی کہ غرور کا سر نیچے ہوتا ہے، تو اب اس کا غرور اسے زید کے سامنے کیسے جھکانے والا تھا؟ اس کا فیصلہ بھی بہت جلد ہونے والا تھا۔ گوٹ سہراب کے نام سے مشہور یہ گاؤں، جس کے اطراف سرسبز کھیت، آموں کینو اور امرود کے باغات تھے، گاؤں کے مشرقی جانب چودھری حیات کی حویلی تھی، جن میں ان کے بیٹے سفیان، عارف اور فیروز رہائش پذیر تھے۔ چودھری حیات اور ان کی بیگم کا عرصہ قبل انتقال ہو چکا تھا۔ اب حویلی میں عارف چودھری اپنی 2 بیٹیوں اور سفیان 3 بیٹوں کے ساتھ رہائش پذیر تھے، جبکہ فیروز کا ایک ہی بیٹا تھا۔ گھوڑ سہراب کے مغربی جانب چودھری بلال کی حویلی تھی، جس میں اب وہ اپنے 3 شادی شدہ بیٹوں اور بیٹی کے ساتھ رہائش پذیر تھے۔ ایک گاؤں میں رہنے اور ایک ہی ذات سے تعلق کے باوجود دونوں خاندانوں میں پچھلے 23 سالوں سے اختلافات چل رہے تھے۔ فیروز کے لیے چودھری بلال کی بہن کے رشتے سے انکار کی صورت میں چلنے والی مخالفت اس قدر شدید ہو چکی تھی کہ دونوں خاندان ایک دوسرے کے نام سننے کے بھی روادار نہیں تھے۔ اس گاؤں میں ہر سال بیل ریس کا مقابلہ ہوتا تھا، جس میں آس پاس کے گاؤں سے بھی لوگ شریک ہوتے تھے، مگر نگاہیں میں دونوں چودھریوں کی بہنوں پر ٹکی ہوتی تھی۔ موجودہ سال ریس چودھری بلال کی بیل پہلوان کے نام رہی تھی۔ جیت کی خوشی میں کی گئی فائرنگ کی زد میں آ کر عارف چودھری کا 15 سالہ بیٹا سیف جان بحق ہو گیا۔ چودھری عارف نے دیت دینے سے انکار کر دیا کہ پیسے کی کمی نہیں تھی۔ اگر عارف اپنے جانے والے بیٹے کو روئے گا تو رونا بلال چودھری کو بھی پڑے گا۔ اپنی زندہ بیٹی کے لیے چودھری بلال کی انا کانی پر انہوں نے 2 ٹوک کہہ دیا۔ ٹھیک ہے، بیٹی نہیں دینی تو بیٹا دے دو، تاکہ اسے اپنے ہاتھوں سے گولی مار کر خون کا بدلہ لے لوں۔ اور یہاں چودھری بلال ہار گئے، اس کی صورت بیٹی زندہ تو رہے گی، اور یوں دریادن کو
बुलाकर 2 कपड़ों में चौधरी आरफ की हवेली रुखसत करते गए। सब कुछ इतना अचानक हुआ था कि अदन का दिमाग माफ हो गया था। जैद और अरसल उसे भाभी के रूप में देकर फ़ौरन वापस चले गए थे। जब वजह ये भी ना थी कि उन्हें उससे नफरत थी, बल्कि वो उस लड़के का झुका सर नहीं देख सकते थे। घर आते ही जब से उसे ताइम के सामना खड़ा किया गया तो उन्होंने पूरी कुव्वत से थप्पड़ दे मारा। वो गिर गई। सफ़िया ताई ने उसे बालों से घसीट कर दोबारा सामने खड़ा किया। आबदा ने कुछ कहना चाहा मगर कुछ सोच कर लब खींच लिए। इस वक्त मर्द हजरात घर में नहीं थे। भाभी प्लीज़, आबदा ने अदन के नरम और नाजुक गालों पर उंगलियों का निशान देखते हुए उन्हें रोकना चाहा। तुम मत बोलो आबदा, ये मेरे बेटे के कातलों की बेटी है। उसे तकलीफ़ हो गई तो वो भी तड़पेंगे जैसे मेरी मामता तड़पी थी। उन्होंने अदन की चोटी को झटका तो वो बिलबिला कर रह गई। उसकी अज़लीम ज़िद और गुस्सा ओद कर गया तो सफ़िया के हाथ एक दम झटके। आप मेरे साथ ऐसा सलूक हरगिज़ नहीं कर सकती। एक लम्हे के लिए तो दोनों ख़वातीन उसकी जुर्रत पर हक्का बक्का रहेगी। अगर आपने आइंदा मेरे साथ ऐसा सलूक करने की कोशिश की तो फिर देखिएगा, मैं कोई कम कमीन नहीं हूँ जिसे आप टॉर्चर करें। वरना क्या कर लोगी तुम? सफ़िया घुर्राई। तो आपको वक़्त भी वो तो आपको ये तो आपको वक़्त ही बताएगा। उसका अंदाज़ चैलेंजिंग था। वक़्त को छोड़ो, तुम मुझे अभी बताओ क्या कर लोगी? उन्होंने उसे छोड़ा, फिर एक झटके से छोड़कर रसिया को पुकारा जो अगले ही पल हाजिर हो गई। जी बीबी जी, ले जाओ उसे और काम पर लगाओ, अपने साथ रहेगी भी तुम्हारे ही साथ। अदन भी जाने क्या सोचकर चुप रह गई। वो रज़िया के साथ जो तकरीबन उसकी हम उम्र थी और हवेली की कल वक्ती मुलाजमा थी। उसके माँ बाप का इंतकाल हो चुका था। हवेली की पिछली जानिब उसकी कमरा था जहाँ कुआं और अनवा किस्म के पौधे थे। 5 रोज़ उसने बिना चूं चरा किए तमाम काम रज़िया के साथ सर अंजाम दिए। उसने कभी किसी काम को हाथ नहीं लगाया अपनी हवेली में, और अब जब कर रही थी तो हाथों पर आबले पड़ गए थे। 5वें दिन 11 बजे वो उड़ेल घोड़ी के तरफ ताई के सामने खड़ी थी। रज़िया का खस्ता सा सरमई सूट पहने, उलझे बाल, बेरौनक चेहरा। मुझसे नहीं होते ये सब काम। उसके अंदाज पर आबदा ने मुस्कुराहट छुपाने के लिए बेसाख्ता चेहरा चिलकाया लिया। तभी फिरोज चाचू व्हील चेयर पर उधर आए। अदन उन्हें देखकर नर्वस हुई कि बहरहाल हवेली में उसका आज पहली बार सामना हुआ था किसी मर्द से। क्या बात है? उन्होंने सरसाने से पूछा। बादामी शलवार सूट में मलबूस बावकार से वो बहुत वसीह इंसान थे। अलबत्ता उनकी मजदूरी ने अदन को एक पल के लिए साकत कर दिया, फिर सर को नफ़ी में चढ़ दिया। कुछ तो है, अभी कुछ कह रही थी आप? उन्होंने उससे नरमी से पूछा तो अदन ने उनकी तरफ देखा। जाने क्यों उसे लगा वो चेहरा पहले भी कहीं देख चुकी है। ख्याल को झटकते उसने अपने हाथ उनके सामने फैलाए। मुझसे घर के काम नहीं होते। और ताई जान, बकवास बंद करो। सफ़िया चिल्लाई। मैं कोई ताई नहीं हूँ तुम्हारी, और ना ही तुम्हारा कोई रिश्ता है हमसे। इस घर में सब तुम्हारे लिए साहब और बीबी जी का दर्जा रखते हैं। आइंदा ऐसी गलती मत करना। भाभी प्लीज़। फिरोज साहब ने उसके गुलाबी नरम हथेलियों पर आबले देखते अफसोस से कहा। तुम मत बोलो फिरोज, ये मेरी मुजरिम है। मेरे बेटे की कातलों की बेटी तो इसे सज़ा देने का हक भी मेरा है। और जब सिकंदर को कोई इतराज़ नहीं तो तुम क्यों उस मामले में बोल रही हो? फिरोज हैरान रह गया और बेसाख्ता पलटे, मगर सिकंदर का नाम सुनते दुर्योधन झटके से पलटकर दहलीज फैला गई। अदन का ज़िद्दीपन औद कर गया। कराया वो धप से बरामदे की सीढ़ियों पर बैठी। क्यों? जब मैंने कोई जुर्म ही नहीं किया तो सज़ा क्यों भुगतूं? मैं भी देखती हूँ क्या कर लेती है बड़ी बीबी। वो झटके से उठकर किचन में आई। सफ़िया जहाँ रसिया बर्तन धो रही थी, ठंडे पानी का गिलास पीते हुए उसने रसिया को पुकारा। मौजूद हैसियत के बावजूद उसके लहजे और अंदाज में मालिकाना इस्तेहाक था। रसिया फ़ौरन मुतवज्जा हुई। जी बीबी, वो तुम्हारे साहब कहाँ होते हैं? न जाने वो सिकंदर का नाम लेते हुए क्यों झुचक गई थी। कौन से साहब से? उससे कबल के वो कुछ बताती। सफ़िया ने उसे पुकार लिया। अदन ने बेजान टांगों से फर्श पर बैठते हुए घुटनों पर चेहरा टिकाए थकान से पलकें मूंदी तो छम से एक दिलकश चेहरा निगाहों के सामने आ गया। उसने घबरा कर आंखें खोली। तभी रसिया वापस आ गई। तौबा, अहमद साहब के गुस्से से तो अल्लाह ही बचाए। कौन अहमद? अदन झटके से उठी। छोटे साहब। और कौन? वो रूठेपन से बोली। जितने अच्छे हैं उतने ही गुस्से वाले भी हैं। मैं आज कुछ भी नहीं करूँगी रसिया। ठीक है बीबी, मैं कर लूँगी। तुम्हारे पास कपड़े होंगे रसिया? दरअसल मुझे शॉवर लेना है। हाँ जी बिल्कुल, बल्कि ट्रंक में पड़े हैं नए कपड़े। पिछले दिनों ही अहमद साहब ने दिलाए मैंने नहीं पहने। आप पहन लें। तुमने क्यों नहीं पहने? कीमती है ना जी, इसलिए कीमती लिबास तो मालकों के लिए होते हैं। उस ऐसे नहीं कहते। रसिया साहब ने दिलाए हैं तो तुमको पहनने चाहिए। वो कितने प्यार से लाए होंगे। अदन ने नरमी से समझाया तो वो मुस्कुरा दी। आप भी बिल्कुल साहब जैसी बातें करती हैं बीबी। मालिक हैं जी आप लोग। अगर तुम गौर करो तो मैं मालिक नहीं मुलाजमा ही हूँ। तुम्हारे साथ रहती हूँ, नीचे सोती हूँ और तुम्हारे ही कपड़े पहन रही हूँ। तो मालिक कैसे होती हुई? ये तो जी अभी बीबी साहब को गुस्सा है, इसलिए जब उनका गुस्सा उतर जाएगा तो आप मालकिन बन जाएंगी। रसिया पर यकीन थी तो थके थके कदमों से क्वार्टर की तरफ बढ़ी गई। दोबारा वो हवेली नहीं गई। शाम ढले उसने खिड़की की खोली जहाँ से हवेली का पिछला शहर नज़र आता था। सरसब्ज लॉन, कुआं और फूलों की बहुतात थी। आज वो शख्स जाने क्यों भुलाए नहीं भूल रहा था। बार बार उसका चेहरा निगाहें के सामने आ रहा था जिसे वो बार बार झटक रही थी। उसे थककर खिड़की की नस्ब सलाखों पर
पेशानी टिकाई। चंद लम्हों बाद किसी अजीब एहसास के तहत निगाह उठाई तो शौक रह गई। सरमाई कॉटन के शलवार सूट में मलबूस वो शख्स उसे अपना फहम ही तो लगा था। बार बार पलके झपकने के बावजूद भी वो निगाहों के सामने से जूं का तू मौजूद रहा तो उसे बेसख्त दोनों ही हाथ सख्ती से लबों पर जमा लिए। वो वाकई अहमद ही था। पुनः की झंड के पास कान में हैंड फ्री पहनसाए वो कुछ सुन रहा था, किसी से बात कर रहा था। तब ही उसने रज़िया को उसकी तरफ जाते देखा। न जाने वो क्या बात कर रहे थे, पर फिर वो पलटकर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। अदन तेज़ी से हवेली की तरफ गई। नहायत दिल जमी से बिना कोई गलती के किए रज़िया के साथ कामों में हाथ बटाया। लबों पर धीमी सी मुस्कान खिलती रही। हवेली में तो जी सिर्फ दोनों बेगम साहबा होती हैं। बड़े साहब अपने कामों पर होते हैं आरिफ, वो सर नीचे 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 वो सरपंच है ना अपने गांव और इर्द गिर्द के बाहर का गांव के, तो उसके लिए घर का बहुत कम आते हैं। सिकंदर साहब भी उनके ही के साथ मसरूफ़ होते हैं, जबकि छोटे साहब शहर में रहते हैं। रसिया मुसलसल बोलते उसे गाह करती रही। आज हतन को उसका बिला वजह बोलना बुरा नहीं लग रहा था। वो चुपचाप उसकी बताई तफसील सुनती रही। खाने की मेज़ पर उसने सफ़िया ताई से अपनी सुबह वाली बदतमीज़ी पर मासट की और अपनी वजूद हैसियत बतौर मुलाजमा कबूल कर ली। एक शख्स की मौजूदगी ने उसकी बाहियाना अंदाज अखड़ूपन को दबा दिया था। वो इस हवेली का मकीन था। अदन से जुड़े रिश्तों के दरमियान मौजूद थी। वो शख्स उस हवेली में पला बढ़ा था। ये उसकी खुशनसीबी नहीं तो और क्या थी कि वो अब उसकी निगाहों के सामने होगा। रात जब वो रस्सी के पास सोने के लिए लेटी तो आंखें बंद करते ही छम से वो निगाहों के सामने आ गया तो वो पल पूरी जरियत समेत डर आए। रसिया चंद लम्हों बाद उसने आंखें खोलते हुए धीमी से पुकारा, जी बीबी जी, ये जो अहमद साहब क्या करते हैं? उससे करवट बदल कर रसिया को देखा तो उसने बेयकीनी से अदन को देख, क्या करते हैं मतलब बीबी जी? शाम को बताया तो था। वह हैरान और बेयकीन थी। उसकी इतनी लंबी तकरीर का शायद एक लफ्ज़ भी अदन ने नहीं सुना था। तो दोबारा बता दो ना क्या क्या करते हैं? अदन को कदरे शर्मिंदगी महसूस हुई। शहर में होते हैं जी, पढ़ाते हैं वहाँ बच्चों को जो बोल और सुन नहीं सकते, स्पेशल बच्चों को। अदन मुतासिर हुई। वाह, उनके एक और भाई भी हैं। रसिया ने फिर से आगाह करना चाहा। अरकब नाम है उनका, अपने माँ के पास है, थोड़ा दिनों तक आ जाएंगे। अदन हैरान हुई। हवेली में कितने लोग थे जिन्हें वो नहीं जानती? अरकम और माँ के पास। अम्मा के पास क्या मतलब तुम्हारा रसिया? वो अरकम साहब फिरोज साहब के पुत्र हैं। जब उनकी टांगें कटी थीं तब उनकी बीवी ने तलाक ले ली थी, शहरी कड़ी थी। अब अरकम साहब हर हफ्ते वहाँ माँ से मिलने जाते हैं। उस पर कुछ ज़्यादा अरसे ही रह गए हैं। रसिया ने तफसील से जवाब दिया। इसकी कितनी उम्र है? अदन ने दिलचस्पी से पूछा। 12 या 13 साल के होंगे। तो साहब खाने के वक्त क्यों नहीं आए थे? वो तो जी शाम को ही चले गए थे, किसी काम से आए थे। ओह, उसे मायूसी हुई। फिर कुछ याद आने पर रसिया की तरफ देखा। साहब तुम्हें इशारे से क्या देख आ रहे थे? उस पर रसिया झटके से उठ बैठी थी। उसने हैरत से अदन की तरफ देखा। तो खा नहीं रहे थे बीबी, बता रहे थे कि वो डेढ़े से होते हुए शहर चले जाएंगे। बीबी साहिबा को बता दो, मगर वो बोल तो नहीं रहे थे। मैंने देखा था, उनके लब खामोश थे। अदन हैरान हुई। बीबी आपको नहीं पता? रसिया उससे ज़्यादा हैरान थी। क्या नहीं पता? अदन भी उठ बैठी। यही कि अहमद साहब बोल नहीं सकते। क्या कह रही हो? उससे तेज़ी से नम होती आंखों को पहुंचा। हाँ जी, वो बोल नहीं सकते, इशारों से बात करते हैं और जो इशारे नहीं समझते उन्हें लिख कर बता देते हैं। मुझे तो बड़ी अच्छी तरह समझ में आ जाती है उनकी बात। रसिया फ़ख्र से ये बता रही थी। अदन ने लेटकर उसकी तरफ से करवट ले ली कि तेज़ी से बहते अश्क उसके दिल की कैफियत अयां कर रहे थे। रसिया चौंकी। क्या हुआ बेबी? मुझे नींद आ रही है। कुल्लाते लहजा रसिया साकत रह गई। आप रो रही हैं? उसने उसकी बात का जवाब नहीं दिया और वो रोती रही। यह हकीकत उसके दिल पर क़यामत बनकर टूटी थी। अजीब ना था कि दिल शिद्दत से गम से फट जाता। जबत की इंतहा को छूते वो झटके से उठकर रसिया के गले लगकर बिलक उठी। रसिया साकत रह गई। वो लड़की थी और उसका गम लम्हे में समझ गई थी। वो जो सुबह हवेली से निकली थी जिद और गुस्से से बड़ी बेगम साहिबा को बिना डरे सुना आई थी कि वो सर शाम चहकती हुई वापस आई थी। उस जिसके चेहरे को अलोही सी चमक ने रोशन कर रखा था, वह अहमद नाम को इतनी मोहब्बत से क्यों पुकार रही थी? और अब वो उससे के माई के महरूमी का सुनकर यूँ फूट कर रो रही थी गोया अभी किसी अजीज़ की मौत हुई हो। रसिया ने नरमी से उसके गिर्द हजार खींचा। सीरियसली? अहमद ने हैरत और बेयकीनी से अरसल और जैद की तरफ देखा। बिल्कुल। अरसल ने हल्फेसा अंदाज में हाथ उठाए। पिछले बार अहमद के चेहरे के भरपूर तासरात के बायस उन्होंने अदन से मुलाकात संसर करके सुनाई थी। उफ, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी। बचपन का साथ था। उसके तमाम इशारे बखूबी समझ चाहते थे। आई लव हर, उससे मस्कुराह भरते हुए पीछे बांधते कुर्सी की से कमर टिकाई। तुम संजीता हो? अरसल ने बेयकीनी से पूछा। हाँ बिल्कुल, काश वो मेरे सामने आ जाए तो।
उस पर वो संजीदा हुआ तो वो दोनों चौंके। अब वो इशारों के बजाय चंद जुमले लिखकर उनके सामने बिगड़ चुका था। अगर वो मेरे सामने आ जाए तो अपने भाई की बेइज्जती के बदले में लम्हा ज़ाया किए बिना उसे शूट कर दूंगा। तो उन्होंने बेयकीनी से उसका सुर्ख पड़ता चेहरा देखा। रिलैक्स यार, हम लोग तो मजाक कर रहे थे। ज़ैद संभला। भला कोई लड़की इतनी जुर्रत कर सकती है कि इतना हैंडसम लड़के की इंसल्ट करे? तुम मुझे पहल भला नहीं सकते। कल आ रहा हूँ मैं तुम्हारी यूनी। उसका अंदाज तो था। ज़ैद और अरसल के पसीने छूट गए, मगर वो कल कभी नहीं आई थी। गुजरे 3 माह पे उनकी ज़िंदगियाँ इस हद तक बदल चुकी थी कि वो भूल चुका था उसने कभी किसी लड़की के लिए कुछ कहा भी था। इन दिनों हवेली में खासी चहल पहल थी कि ज़ैद और अरसल गांव में आए थे और वो ज़ैद के ज़र्फ़ पर हैरान था। उसके इतने इंसल्टिंग रवैये के बावजूद वो ना सिर्फ उसे माफ़ कर चुका था बल्कि उसकी खातिर अपने भाई के सामने भी खड़ा हुआ था। उस हवेली में ज़ैद और फिरोज़ ऐसे वजूद थे जिनके वो दिल से बहुत इज्जत करती थी। 3 माह कबल वाली अदन बिलाल, जिसका वक़ार और शहाना अंदाज शहज़ादियों सा था, अब उसकी हालत किसी भिखारी से कम न थी जिसका कासा फ़कत एक निगाह और उल्फत का प्यासा था, और वो था उसकी तरफ देखता ही ना था। मैंने तो कभी किसी को बुरा नहीं चाहा, तो ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? वो रोज़ अल्लाह से ये सवाल करती थी, अल्लाह मेरी आज़माइश ख़त्म कर दे, अहमद को मेरे दिल से निकाल दे, मेरा दिल बदल दे। तू कादिर है, तू कर सकता है। हर रात सोने से कबल वो यही दुआ मांगती और हर सुबह उसकी इब्तिदा एक ही दुआ से होती, या अल्लाह आज वो शख्स हवेली आ जाए। कल्फ लगी उस मगरूर लड़की को मोहब्बत ने उस हद तक बदल डाला था कि उसकी ज़ात कहीं गुम होकर रह गई थी। अब सिर्फ एक हकीकत थी कि वो अहमद के प्यारे रिश्तों की मर्ज़ी के मुताबिक मोम की मारद उनके मंशा के पेश नज़र ढकती जा रही थी। वो ये तय तक फरामोश कर चुकी थी कि उसका सिकंदर नाम में किसी शख्स से कोई ताल्लुक़ भी है। गए दिनों की अजीज़ बातें, निगारे जब खिलाफ रातें, बसाते दिल भी अजीब शय है। हज़ार जीतें हज़ार मातें, जुदाइयों की हवाएं लम्हों की खुश्क मिट्टी उड़ा रही हैं। गई रातों का मिलाल कब तक? चलो के शाखें टूटती हैं, चलो के कब्रों पर खून रोने अपनी ही आंखें फूटती हैं। सुबह जब वो किसी काम से हवेली की पिछली तरफ आए तो कदम ठिठक कर साकत हो गए। सुबह की पुरनौर सातों में उसका शख्स का देखना किस कदर दिल फरेब था। टाँगे कुआं में लटकाए वो मन देर पर बैठा था, कान में ब्लूटूथ था, वो उसका आला समात था। वो न जाने कब तक उसकी पोस्ट पर निगाहें जमाए खड़ी रहती। जब उसे अचानक उसकी तरफ देखा तो वो चौंक कर उसकी तरफ बढ़ी। अहमद ने बगौर उसे देखा। सुर्ख और मेहंदी रंग की लॉन्ग शर्ट जिसकी आस्तीनें शिफॉन की थी और फिर दुपट्टे भी ये सूट वही लाया था। अस्सलाम वालेकुम साहब, सर के इशारे से वह जवाब दिया गया। फिर वो मंडेर से उतरकर उसके रूबरू खड़ा हुआ। आप नाश्ता में क्या लेंगे? अहमद ने बगौर उसका अंदाज से कहा तो कुछ सोचने में मजबूर हुआ। वह क्यों उसके सामने बेखुद हो जाती थी कि नज़र उठाती है तो पलक चपकना भूल जाती है, और जब हवास में लौट कर निगाह झुकाती है तो उठाना भूल जाती है। कहीं जो वो समझ रहा है वो हकीकत तो नहीं है। अदन ने निगाह उठाती फिर फ़ौरन झुका ली कि वो उसकी तरफ मुतवज्जा था। आप बता दें क्या लेंगे? वो हांसी हुई। घर में सबकी पसंद उसे मालूम थी सिवाय उस शख्स के। उसने गहरी सांस लेते सर को नफ़ी में जंबिश थी और कदम हवेली की तरफ बढ़ाए। साहब प्लीज़ बताएं ना, क्या पसंद है आपको खाने में? उसे भाग कर उसके पीछे लपकी। वो एकदम पलटा तो अदन से टकराते बचा। झिंझलाकर उस बेवकूफ़ लड़की को देखा। क्या मसला है? कुछ नहीं खाना मुझे। तेज़ी से बाल पर टाइप करते सामने किया। आप मुझे इशारे से बता सकते हैं, लिखना ज़रूरी नहीं है, मैं समझ लूँगी। न जाने उसने इसकी सोम से कहा। वाकई इससे चाहिए आबरू उठाते गोया अदन को चैलेंज किया। आपको यकीन नहीं है मेरी बात का? वो जोश में आई। ठीक है, आप कुछ कहें फिर मैं बताती हूँ। आपने कहा। अहमद सीने पर बासु लेपेटे पूरी तरह उसकी तरफ मतवज्जा तो वो उसकी पलकें झपक गई। उसने बगौर सुर्ख होते हुए आरिज़ और लरसती पलकों को देखा। मेरी तरफ देखो, यूँ सर झुकाकर तुम क्या समझ सकोगी मैं क्या कह रहा हूँ? बात समझने के लिए मेरी तरफ देखना ज़रूरी है। तेज़ी से टाइप करते अदन के सामने किया तो उसे निगाह उठा। उफ, उसके चेहरे की तरफ देखना किसी इम्तिहान से कम थोड़ी ही था उसके लिए। उसने उंगली से अपने सीने की तरफ इशारा किया, फिर उसके 2 रंगों के दिलकश दुपट्टे की तरफ देखा। उंगली अंगूठों की मदद से नोट गिनने का साइन, फिर दाएं हाथ से अपने चेहरे को फोकस करते शहादत की उंगली और अंगूठे को राउंड किया। तुमने मेरा दिराया सूट पहन रखा है, अच्छी लग रही हो। पिछली की तरफ आती रसिया ने उस मंजर की दिलचस्पी से देखा। वो आबिद के कहने पर उसे बुलाने आई थी। मालूम नहीं था कि अदन इस वक्त यहाँ होगी। मैं समझ गई, मेरा दुपट्टा अच्छा है ना? अदन का चेहरा तमाया, मगर वो तासुब से सर झटकता आगे बढ़ गया। जबकि रसिया हंस पड़ी। वो बखूबी समझ चुकी थी कहने वाला क्या कह गया। अदन उसे घूरा। आ जाए बीबी, सब लोग नाश्ते के लिए बैठ गए हैं। अदन को शुबा हुआ रसिया को की समझ में अहमद की बात आ गई है। उससे पूछा मगर रसिया टाल गई। 23 बरस बाद सफ़िया फूफा अपनी दोनों बेटियों
दो बेटियों और शोहर के हमरा हवेली आई थी। इतने वर्षों बाद आरिफ साहब का गुस्सा भी ख़त्म हो ही गया था, जबकि अदन सिकंदर रूमिया को देखकर हैरान थी। कानों में एक जुमला मतवातर से गूंज रहा था, जैद मेरे मामू का बेटा है। गोया वो सच कहती थी, जबकि अदन उसे मजाक समझती थी। मैं तुम्हें बता नहीं सकती मैं तुम्हें देखकर किस कदर एक्साइटेड हूँ। रोमिया अदन के दोनों हाथ थामे नॉन स्टॉप बोल रही थी, जबकि मुस्कुराते हुए रोमी के सरद पा बातों को सुन रही थी। पहली बार अपने मामू और कज़न से मिलकर बहुत खुश हो रही थी, जिन्हें सिर्फ तस्वीरों में देखा था। रोमिया की आंखें नम थीं। ये सब सिकंदर भाई की वजह से मुमकिन हुआ। उन्होंने मामू को मनाया, अदन तुम बिल्कुल बहुत लकी हो, चाहे जैसे हालात में ही सही, मगर तुम उनकी बीवी हो। अगर मेरी ज़िंदगी में किसी और के लिए गुंजाइश होती तो मैं सिकंदर को तुमसे छीन लेती। अदन जो हैरत से उसकी खुशी देख रही थी, आखिरी बात पर चौंकी। किसी और की गुंजाइश मतलब तुमने मुझसे कुछ छुपाया? रूमी हंसती, सॉरी मैं बताने वाली थी मगर वो हादसा हो गया। वो संजीदा हुई, तुम ठीक तो हो अदन? उसने अदन की कमलाई रंगत और फैका सा चेहरा देखते तशवीश से पूछा। हाँ मैं ठीक हूँ। और यहाँ खुश हो? रूमिया ने खोचा। हाँ बहुत खुश हूँ। अदन ने मुस्कुराते हुए दिल से कहा, तुम बहुत बदल गई हो अदन। रूमिया ने उसका जायज़ा लेते हुए कहा, वक्त के साथ लोग बदल ही जाते हैं रूमी, और जान जो ना बदले किस्मत उन्हें बेरहमी से बदल देती है। अदन ने रियासत से कहा, तो ही जज्बे इंसान को बदलने पर मुक़ादिर होते हैं। अदन, नफ़रत या मोहब्बत? अब तुम बताओ, मौजूदा हालत के पेश नज़र तुम नफ़रत से बदली हो या मोहब्बत से? अदन उसके अंदाज़ पर हक्का बक्का रह गई, मगर उससे कबल क्यों कुछ बोलती। अरसल ने रूमिया को पुकार लिया। वो अगले हफ्ते आने को आहद देकर उठी थी कि जबकि अदन के दिल को पंख लग गए थे। उसे रूमिया का अहमद की फ़ाइल खोलना, फिर उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना, और अब इतराफ़ होला रहा था कि उसका दिल डूब रहा है। काश रूमिया दोबारा यहाँ कभी ना आए। कोई नज़र भी उठाए उस पर तो ये दिल धड़क जाता है। मैं शख्स को चाहता हूँ अब रूह की तरह। उन दोनों हालात में ने एकदम से गोया पलटा खाया था, क्योंकि नामेहरबान चेहरे जिनकी में से फ़रिश्त आई थी अदन पर मेहरबान नज़र आ रही थी, और वो जो हमेशा उनके लिए आसानियाँ ढूंढते थे ताल्लुक़ नज़र आ रहे थे, जिनमें ज़ैद और अरसल फ़िरोज़ चाचू शामिल थे। उन्होंने अपने हर काम के लिए अदन की ज़रूरत होती। अगर वो खाना बनाती तो कई नुक्स निकालते, और अगर किसी काम में मामूली सी देर हो जाती तो बिला झिझक झड़क भी देते। ताई और आबदा हैरत से उनकी बदले हुए अंदाज तोड़ कर रही थी। आखिर क्या हो गया था इन तीनों को जो यूँ अचानक बदल गए थे? इस रोज़ सुबह वो उठे, पराठे बनाते, उदन के हाथ की पुश्त और हथेली पर गर्म तेल गिरने से आंवले पड़ गए थे। तकलीफ की शिद्दत से आंखें लबालब भरी हुई थी। आबदा ने उसके हाथ पर दवाई लगाकर उसे काम न करने का कहा था। छुट्टी का दिन था। सिवाय ताया और सिकंदर के सभी मर्द घर थे। सैद और असल को कहीं जाना था, इसलिए अदन को बुलाया। हमारे कपड़े प्रेस कर दो, अंदाज सा कमाना था। अहमद के अलावा आबिद भी लाउंज में ही मौजूद था। रसी से कहो वो करते क्यों? देख नहीं रहे इसका हाथ कितना चल गया है, इस तरीके से पकड़ेगी? आबदा ने दोनों को घूरा, जबकि अदन सर झुकाए खड़ी थी। दिल की हालत बहुत काबिल रहम थी। अहमद ने उसका सुर्ख चेहरा देखने के बाद हाथ को देखा, जो अच्छा खासा चल गया था। अम्मा जैद से कहते ही बाहर निकल गई तो जैद ने अदन को घूरा, जो पलटने वाली थी। सुनो मैडम, उसके अंदाज पर अहमद हैरान रह गया। ये तो तय है कि मेरे कपड़े तुम ही प्रेस करोगी। उठकर उसके मुकाबले आए तो लबालब भरी आंखों को देखकर एक पल के लिए बेचैन हुआ, मगर फिर सर झटक गया। एक हाथ जला है, वो भी मामूली सा, दूसरा तो सलामत है ना? अब जाओ। अहमद झटके से उठकर उनके करीब आया। अरसल मज़े से सोफे पर फैल कर बैठा गया, गोया वो भी किसी मनपसंद ड्रामे का पसंदीदा सीन देखने पर जा रहा हो। तुमने सुना नहीं? अम्मा ने कहा रसिया कर देगी कपड़े प्रेस। सफ़ेद शलवार सूट में मलबूस अहमद पूरे कद से अदन के पहलू में खड़ा भाई से मुखातिब था, जबकि अदन सिकंदर मरने वाली थी। क्यों नहीं कर सकती? जैद चिल्लाया, मुझे उसी से करवाने हैं। जैद, अगर वो जो बोल सकता है तो पूरी हवेली उसकी गर्द से लड़जा उठती। आइंदा मैं नहीं देखूँगी तुम अपने फजूल कामों के लिए अदन को पुकारे। रजिया से कहो और तुम जाओ यहाँ से। अहमद ने हाथ के इशारे से अदन को वहाँ से हटाया तो वो तेज़ी से पलटी। वाह साहब, क्या आपके काम नहीं करती? वो अरसल को एकदम गुस्सा है। या आपको 7 खून माफ़ है? मुझे खुद से कंपेयर मत करो, और आइंदा अगर इसे तंग किया तो याद रखना बुरी तरह पेश आऊँगा। उसने सख्ती से कहा। यार हैरत है, ये मेरी गुनाहगार है बसारते ये क्या देख रही है कि दुर्योधन बिलाल के लिए इस घर की शहज़ादा को डांटा जा रहा है। जैद और अरसल पर गशी तारी हुई तो पलटा, मगर अपने पीछे जनाती कह सुनकर खुद भी मुस्कुराते, जबकि हाल को दीवार से टेक लगाए अदन की निगाहें दूर जाते उस शख्स की पुष्ट पर जमी थी। तेरी कोशिश तेरी तदबीर होना चाहता हूँ, मैं तेरे हाथों की तहरीर होना चाहता हूँ। तो मेरे पास आए और पलट करना चाहे, मैं तेरे पाँव की जंजीर होना चाहता हूँ। मैं इसीलिए खुद को तबाह करा हूँ कि तेरे हाथ से तामीर होना चाहता हूँ। रात अरकम की वापसी हुई थी और सुबह अदन से मुलाकात। वह अकेली और हवेली का पहला फर्द था जिसने उसे साल के रिश्ते से भाभी कहकर पुकारा था। वह 13 साल सेहतमंद खूबरू बच्चा था जिस अदन बहुत पसंद आई थी। वो सुबह से उसके साथ साथ था। इस वक्त जब वो लोग शाम का खाने के लिए किचन में थे, अरकम
मार्बल टॉप पर बैठा पास्ता खा रहा था। साथ ही मुसलसल बोल रहा था, आप मज़े की कुकिंग करती हैं, जबकि रसिया आपा तो कुछ भी नहीं बनाना आता। आप उसने मुंह बनाया तो दोनों मुस्कुरा दी। मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि मेरी बड़ी बहन हो, और देखें अब आप आ गई हैं। अदन हंस पड़ी, फिर उसका सुर्ख चेहरा प्यार से देखा। तुम इतने माह शहर रह कर आए हो, यहाँ किसी को मिस नहीं किया? उसने हरकम की सिल्की बाल बिगाड़े। नहीं, बहुत मिस किया सबको। दिल चाहता था फ़ौरन आ जाऊँ, लेकिन फिर भाई को चैन याद आ जाता। वो कहते थे मैं इतना अर्सा वहाँ नहीं रह पाऊँगा, बस इसलिए। उसने बात के इख्तिताम पर प्याला उठाया लिया। कौन सा भाई ने चैलेंज किया? अहमद साहब। अरकम से कबल रसिया बोल पड़ी। बर्नर जलाते अदन के हाथ थमे। रसिया मुस्कुराते हुए बता रही थी, छोटे साहब सब भाइयों के साथ बच्चों जैसा बर्ताव करते हैं, और आपने उन्हें देखा है ना? रसिया ने सब्जी काटते हुए हाथ रोककर अदन की तरफ देखा, जब वो गौर उसका एक एक लफ्ज़ सुन रही थी। खुद भी इतने बड़े नहीं हैं मगर। तभी अरकम भाई पुकारते तेज़ी से बाहर लपका। दोनों ने देखा वो अहमद की पोस्ट से लिपटा कह रहा था, टेस्ट करें बहुत मज़े किए, भाभी ने बनाई है। वो उसे किचन में ले आया और चमचा भरकर अहमद की तरफ बढ़ाया। लुकमा लेते उसने सर हिलाते तारीफ़ की, फिर रस्से की तरफ देखा। पहले हाथ से फिज़ा में जैग किया, फिर मूँछों को बताव देते अपने पीछे इशारा किया। अदन उसके इशारे देखे। जब वो दोनों भाई बाहर निकले तो उसे कब से रुकी सांस बहाल करते रसिया से पूछा, वो क्या कह रहे थे कि जैद साहब सो रहे हैं, जब उठे तो उनसे कहो डेरे पर आ जाएं, वो लोग वहीं जा रहे हैं। उसने यूँ फरफर बताया गोया वो बोल कर गया है। अदन को रसिया पर रश्क आया। साहब वो लोग शाम की चाय पी रहे थे, जब हवास पाकता रसिया उनके सामने आ खड़ी। क्या हुआ रसिया? आप तरह हैरत से उसका चेहरा देखा। बीबी जी, वो छोटी बीबी कुएं में गिर। अभी उसके अल्फाज मुंह में ही थे कि ज़ैद, अरसल और अहमद झटके से कुर्सियाँ खेलते बाहर दौड़े, जबकि बाकी लोग उनके पीछे थे। कुएं में कूदने वाला अहमद था। वो गोता लगाते उसे सतह पर खींच लाया था, और बेहोश थी। पानी उसके शानों तक था। उसने बेताबी से अदन का चेहरा थपथपाया। बाकी लोग मंड पर चुके थे। ज़ैद और असद सीढ़ी ले आए। सफ़िया के कहने पर रसिया अंदर से चादर ले आई। उसकी आंखों में आंसू थे, जबकि बाकी लोग भी परेशान थे। अहमद दाएं बाजू के हिसार में अदन के बेजान वजूद को कंधे से लगाए बाहर आया, तो आबदा ने चादर उस पर डाल दी। इब्तदाई तबी इमदाद के बाद उसकी हालत कदरे बेहतर थी। सफ़िया अदन के चेहरे पर नजरें जमाए बैठी थी। पीढ़ी सर्द होंठ, कमलाया हुआ चेहरा। वो कितना बदल गई थी जब यहाँ आई थी, तो कैसा दिल मोह लेने वाला दिलकश चेहरा था। और अब उन्हें दुख हुआ। हकीकत ये थी कि उस हवेली का कोई भी मकीन सख्त दिल नहीं था। बस एक हादसे ने वक्ती तौर पर उनके दिल सख्त कर दिए थे। जो रफ्ता रफ्ता उस पोल से बाहर आ रहे थे, यही वजह थी कि ताई का रवैया उसके साथ बेहतर हो रहा था। क्यों गई थी ये वहाँ, किसके कहने पर? आबदा ने रसिया को डिपटा। जब सबको मालूम है कि उसे पानी से डर लगता है, तो उसे वहाँ भेजने का क्या मतलब है? जान लेनी थी। उन्हें रह कर गुस्सा आ रहा था। किसी ने नहीं कहा था जी। रसिया ने सर उठाया। बीबी खुद गई थी। अंदर आते अहमद ने उसका जवाब ध्यान से सुनकर माँ का चेहरा देखा। मगर क्यों? उन्हें हैरत हुई। रसिया ने आने वाले को देखा। मैंने मना किया था बीबी, यहाँ ना बैठे। अगर तुम रोकते तो वो रुक जाती। बहाना मत बनाओ और सच बताओ। अम्मा को उसकी बात पर भरोसा नहीं था। उन्हें लगा वो सफ़िया का नाम लेने से हिचकिचा रही है। रजिया रूहान से हुई। मैं सच कह रही हूँ बीबी। इस रोज़ सिकंदर साहब वहाँ बैठे थे कुएं पर, तो उन्होंने कहा अब मुझे कुएं से डर नहीं लगता, मगर वो गिर गई। अहमद तेज़ी से बाहर निकल गया, जबकि वो दोनों खवातीन हक्का बक्का रह गई। उनकी रूटीन थी, जब वो भाई फारिग होते तो हवेली की पिछली तरफ पर कुर्सियाँ बजाकर कार्ड्स खेलते थे। उस रोज़ भी वो खेल रहे थे। जब उन्हें देखते अरकम को यकदम ख्याल आया, साइम की भाभी बेबी लेकर आई है। हमारा बेबी कब आएगा भाई? उसने जिस कदर इश्तियाक से पूछा था। सभी लड़कों को खांसी का शदीद दौरा पड़ गया था। अरकम ऐसी बातें नहीं करते यार। अहमद ने उसका गाल छुआ तो वो ओके कहता उठकर हवेली चला आया और सीधा किचन में आया, जहां अदन आटा गूंद रही थी। रसिया ताई के पास थी, अरकम के पीछे वो किचन में आई थी। भाभी वो जंप लगाकर टॉप पर बैठा। जी अरकम, कुछ कहना है? आटा ढक कर हाथ धोते मसरूफ़ से अंदाज में पूछा, हमारा बेबी कब आएगा? हमारे बेबी? अदन के हाथ साकत हुए। पलट कर हैरत से अरकम का पुरजोश चेहरा देखा। क्या मतलब? उसे अरकम की बात समझ में नहीं आई थी। वो किसी के बेबी का जिक्र कर रहा था। साइम के भाभी लाई हैं बेबी हॉस्पिटल से। भाभी आप कब लाएंगी? अदन ने एकदम से उसकी तरफ से रुख मोड़ा। रसिया मुस्कुरा दी। अरकम, नूडल्स बना दो बेटा। चंद लम्हों बाद उसने बात ही पलट दी। जी बना दे, मैं बड़ी माँ के पास हूँ, वहीं ले आए। वो कहते हुए बाहर निकल आया तो अदन ने गहरी सांस ली। रसिया खिलखिलाकर हंसी तो वो खुद भी मुस्कुरा दी। उन दोनों इन दिनों अदन सिकंदर की ज़िंदगी दोहरी असियत में थी। सब रोमिया की हवेली आमद हुई। उसे रसिया ने बताया कुएं से उसके सिकंदर ने निकालता। वो हवेली में ही थे, जबकि उसे याद तो नहीं पड़ता था कि उसने किसी नए चेहरे को देखा हो। बड़ी बेगम साहिबा ने मुझे बहुत डांटा था जी। रसिया बारहा उसे तफसील बता चुकी थी। वो गायब दिमागी से रोमिया को सुन रही थी।
میں نے اس روز زید کو پہچان لیا تھا، تصویریں دیکھ رہی تھی میں نے اور پھر احمد مل گئے۔ میں ان کے پیچھے نہیں تھی، وہ کوئی اور تھا۔ وہ مسکرائی اور وہ زید تھے۔ تم زید کو پہلے سے جانتی تھی؟ عدن نے الجھن آمیز لہجے میں پوچھا۔ روبرو نہیں ملی تھی، سکندر کے ساتھ دکھا تھا، پھر ان سے ملنا بھی تھا کہ وہ ماموں کو منائیں کیونکہ ماموں ان کی بات نہیں ٹالتے۔ سکندر تمہیں کہاں ملے؟ اس نے بے چینی سے پوچھا تو رومیہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ ابھی بتایا تو ہے، بلکہ پہلے بھی بتایا تھا کہ پچھلے 4 ماہ سے احمد باقاعدگی سے ہمارے ہاں آتا رہا ہے۔ پہلے تو تم سکندر کہہ رہی تھی اور اب احمد۔ عدن رو دینے کو تھی، یہ انکشاف جان لیوا تھا کہ احمد ہی دراصل سکندر ہے۔ مجھے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، رومیہ نے تشویش سے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے کو تھامے۔ عدن نے آنکھوں میں نمی لیے بے بسی سے اسے مخاطب کیا۔ مجھے بتاؤ رومی، احمد اور سکندر کون ہے؟ کیا ہو گیا ہے یار، تم اپنے شوہر کو نہیں جانتی؟ رومیہ نے اسے ڈپٹا۔ بی بی اس حقیقت سے ناواقف ہے۔ رضیہ نے وہاں آ کے ان پر پہاڑ گرایا۔ دونوں نے بے یقینی سے اس کا چہرہ دیکھا۔ چھوٹے صاحب نے منع کیا تھا کہ بی بی کو پتہ نہ چلے، وہ دراصل سکندر ہی ہیں۔ عدن کی آنکھوں سے آنسو کا ریلا بہہ نکلا، جبکہ رومیہ بھی حیران تھی۔ وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ جب عدن رو رو کر نڈھال ہو گئی تو رومیہ خود بھی رونے والی ہو گئی، اور یہی حال رضی کا تھا۔ عدن پلیز چپ ہو جاؤ، رومیہ نے اس کے ہاتھ تھامے۔ میں جانتی ہوں تمہیں جان کر بہت دکھ ہوا، مگر تم رو مت، بدلا لو اس سے، اسے معلوم ہی نہ ہو کہ وہ تم حقیقت جان گئی ہو۔ وہ اسے چپ کروانے کی جتن کر رہی تھی۔ میں ایسا کر سکتی ہوں رومی، کیوں نہیں کر سکتی؟ اگر حقیقت چھپا سکتے تمہیں اذیت دے سکتا ہے تو تم کیوں نہیں؟ کیونکہ میں مجبور ہوں۔ اسے چہرہ رگڑا۔ کیسی مجبوری؟ رومیہ چونکی، جبکہ رضیہ مسکرا دی۔ تم نے پوچھا تھا مجھے کس جذبے نے اتنا بدلا؟ حقیقت سے ناآشنائی کے باوجود میرا دل خود بخود اس کی طرف کھینچتا گیا۔ مجھے سکندر نام سے کبھی نفرت نہیں ہوتی، تم جانتی ہو نا رومی۔ میں کچھ غلطی برداشت نہیں کر سکتی۔ بعید نہ تھا کہ میں نے کوئی اتنی انتہائی قدم اٹھاتی۔ اگر جو اس شام میں نے احمد کو نہ دیکھا ہوتا، اس کی دی کوئی سزا میرے لیے اعزاز سے کم نہیں تھی۔ وہ میری نگاہوں کے سامنے تھا تو میں اسے اپنی خوش قسمتی سمجھتی تھی، اور اب جب کہ وہ حقیقت جان گئی ہوں کہ احمد بھائی میرا وقت ہے تو کیسے لا تعلق ہو جاؤں؟ وہ اتنے اچھے اور پیارے کیوں ہیں رومی؟ بے شرم لڑکی، رومیہ نے مصنوعی خفگی سے کہتے ہوئے اسے چپت لگائی۔ کس قدر بے شرم سے نند کے سامنے داستان محبت سنا رہی ہو؟ نند کو نہ سناؤ تو کسے سناؤ یار؟ اس سے وہ روحان سی ہو گئی۔ اوف، یہ رضیہ کی بچی بھی اس راز سے واقف ہو گئی ہے؟ اسے مسکراتے دیکھ کر رومیہ چلائی۔ مجھے بھی نند ہی سمجھ لے، کیونکہ صاحب بالکل بہنوں کی طرح ہی خیال رکھتے ہیں میرا، اس نے فخر سے بتایا۔ اور یہ راز جو آپ کو یہ ابھی معلوم ہوا ہے، میں پہلے سے جانتی ہوں۔ رومیہ اور عدن نے حیرت سے اس کے جیمز بانڈ کی جانشین کو دیکھا۔ وہ راز ساری سے کہتے ہوئے ان کے قریب ہوئی۔ ابھی بھی زید صاحب احمد صاحب کو بتا رہے تھے کہ یہ وہی لڑکی ہے جس کے بارے میں آپ نے کہا تھا، مجھے اس سے پیار ہو گیا ہے۔ رضیہ نے آنکھیں مٹکائیں، جبکہ عدن نے بے ساختہ منہ پر ہاتھ رکھا۔ رومیہ چلائی۔ تمہارا مطلب سکندر احمد عدن بلال سے محبت کرتا ہے؟ مائی گڈنس، یہ کیا مسٹری ہے بھائی؟ اس نے عدن کی طرف دیکھا، مگر وہ تو خود شدید حیرت کے باعث سکتے کی حالت میں تھی۔ رومیہ کو اس پر ترس کے ساتھ پیار آیا تو وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ تھامتے پیشانی چوم رہی۔ سدا سہاگن رہو۔ عدن کی آنکھ سے بے ساختہ آنسو رواں ہوئے۔ تمہاری قسمت کو سلام یار، میں نے نہ بڑی پھپھو کتنی پھپھے کٹنی ٹائپ روایتی نن ثابت ہونے والی تھی تمہاری، مگر اب جب کہ میں حقیقت جان گئی ہوں کہ میرے گڈ ڈے کو تم سے محبت ہے تو میں ارادہ بدلنا پڑے گا۔ اس نے مصنوعی بے چارگی سے کہا، پھر بہت پیار سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ عدن اس کے انداز پر نروس ہوئی تو مسکرا دی۔ پیار سے دیکھ رہی ہوں، میرا بھائی بھی تو اس چہرے کو اتنے ہی پیار سے دیکھتا ہوگا۔ اس کے شرارتی انداز پر عدن کا چہرہ سرخ ہو گیا، جبکہ رضیہ مسکرائی۔ ہمیں جن سے محبت ہوتی ہے ان سے وابستہ رشتوں سے بھی محبت ہو جاتی ہے عدن ڈیئر، رومی نے فلسفہ بگاڑا۔ مجھے سکندر احمد سے محبت ہے، اسے تم سے، اور تو اس لحاظ سے مجھے عدن سکندر احمد سے ٹرپل محبت ہے۔ ٹرپل محبت؟ رضیہ نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں ٹرپل، ایک دوستی والی، ایک دوسری بھابھی والی، اور تیسری؟ اسے شکارت سے آنکھیں مٹکائیں۔ اور تیسری احمد والی۔ عدن اور رضیہ نے چند لمحوں تک اس کا ہنسی ضبط کرنے کی کوشش میں سرخ پڑتا چہرہ دیکھا، پھر تینوں ہلکلا کر ہنسی تھی۔ میں نے اپنی حقیقت اس لیے تم سے نہیں چھپائی تھی کہ میرا مقصد تمہیں سزا دینے کا تھا، کیونکہ میری نظر میں سزا بھی اسے ملنی چاہیے کہ جو خطا کرتا ہے، بے قصور کو نہیں۔ جس روز تم حویلی آئی تھی میں تمہارے پیچھے ہی آیا تھا جو سب دیکھ رہا تھا، لیکن اس سے قبل کہ میں بڑی اماں کو روکتا تم نے خود ہی ان کا ہاتھ روک لیا تھا۔ سچ بتاؤ تو مجھے اچھا لگا تھا تمہارا انداز۔ عدن کو ایک فولڈ پر پرچہ آج صبح رضیہ نے دیا تھا اور اس وقت وہ دیا تھا اور اس وقت وہ کمرے میں دیوار سے ٹیک لگائے اسے نم آنکھوں سے پڑھ رہی تھی۔ تمہارے لیے شاپنگ بھی کی تھی، رضیہ نے شاید تمہیں بتایا، کیونکہ تمہارے اور اس کے الگ کپڑے تھے۔ چوتھے روز جب تم کاموں سے انکار کر رہی تھی اور میرا یعنی سکندر نام لینے پر جب چاچو نے پلٹ کر دیکھا تو میں تب ہی فوراً پیچھے ہٹ گیا۔ پھر میں جب 18 روز بعد آیا تو تمہاری حالت دیکھ کر حیران رہ گیا، تم اتنا کیسے بدل گئی تھی، اور مجھے تمہارا ہارا ہوا وجود بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ مجھے شدید غصہ آیا تم پر، اور یہی غصہ میں نے زید پر نکال دیا، جس کا مجھے ابھی تک دکھ ہے۔
मैं उस बात पर यकीन रखता हूँ कि अल्लाह भी उनकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करता है। तो यही वजह थी मेरी तुमसे लाताल्लुकी की। अगर मैंने तुम्हारा निडर अंदाज न देखा होता तो मैं कभी तुम्हें यूं तनहा ना छोड़ता। मैं तुम्हें अपने बुरे रवैये से उकसाता था कि आवाज़ उठाओ। मैं मुंतज़िर था तुम्हारी आवाज़ पर लब्बैक कहने वाला पहला शख्स सिकंदर अहमद होता। मुझे दिन ब दिन तुम्हारी शिकस्त खोरा वजूद से झंझलाहट होने लगी। फिर मैंने गौर किया तो हकीकत क्या का अदराक हुआ कि तुम्हारे इस कदर बदलने के पीछे मेरी ज़ात थी। अदन ने बेसाख्ता से इसकी रोकी। अजीब बात है ना अदन सिकंदर, मैं जिस हस्ती को सर उठाकर पूरे हक से अपने घर में देखना चाहता था वो हस्ती मेरी वजह से बेतकीर हो गई। ताइमा ज़ैद हत्ता के रसिया तक मुझे तुम्हारी तरफ मतवजा करने की जतन करते रहे। भला इन्हें क्या खबर थी कि मैं तो कभी तुमसे गाफिल ही हुआ ही नहीं। तो मतवजा होने का क्या जवाब। अदन ने हथेली से आंसू रख। फिर वो हादसा जब तुम कुएं में गिरी, उफ़ मुझे लगा मैं सांस नहीं ले पाऊँगा। तुम मेरी वजह से तकलीफ़ की में थी। तब मैं ही ज़ैद ने मुझे याद दिलाया। भाई याद है आपने एक बार एक लड़की से के लिए कहा था कि आपको उससे मोहब्बत है। अदन उस जुमले पर ठिठकी दिल डूब कर उभरा। सिकंदर अहमद की ज़िंदगी में कोई और था और वह रज़िया की बताई बात भूल गई थी। तब मैं 4 माह बाद चौंका। हाँ ये सच था कि मुझे तुमसे मोहब्बत थी। अदन के लबों को बेसाख्ता मुस्कुराहट छू गई। वजूद हल्का फुल्का हो गया। वो जुमला मैंने गुस्से से कहा था, लेकिन अब भी यही हकीकत किया तो मुझे माफ़ कर सकोगी अदन। सिकंदर अहमद आगे सफ़ा खाली था। अदन उसे सीने पर रखे मुस्कुराते हुए लेट गई। माफ़ी कैसी अहमद, मैं तो कभी आपसे नाराज़ थी ही नहीं। अहमद के दोस्त की शादी थी। पिछले 3 रोज़ से वो शहर में था। वो दर हकीकत वो अदन पर तमाम सच्चाई ज़ाहिर करने के बाद सामने जाने से हिचकिचा रहा था। अदन ने सिर्फ एक ही बात कही थी जब ताई आबदा और ज़ैदा उसे रज़िया के कमरे में लेने आए। क्या मुझे इतना हक मिल सकता है अम्मा। उसने एक हाथ से सफ़िया और दूसरे से आबदा का हाथ थामा। आंखों में आंसू थे। शायद बाहर निकल गया। वो आज भी उस लड़की को बेबस नहीं देख सकता था। उसे भाई से इश्क था और उस लड़की को भी। उनकी ज़ात का महवर एक ही हस्ती थी, तो दोनों का रिश्ता भी बहुत बगीसा था। बोलो बेटे। अम्मा ने उसके आंसू पहुँचे तो उसने दोनों हाथ ताई के सामने जोड़ दिए। मुझे माफ़ कर दे प्लीज़। ऐसे मत कहो बेटा, तुम बेकसूर हो। ताई ने उसे सीने से लगाया। तुम कौन सा हक मांगना चाहती हो अदन। चंद लम्हों बाद ताई ने उसका चेहरा सामने किया जो आंसू से तर था। अगर आप दोनों कहेंगी तो मैं अभी आपके साथ चली जाऊंगी। मगर अम्मा, उसने आबदा की तरफ देखा। बोलो मेरा बच्चा, मैं चाहती हूँ जिसके नाम से वाबस्ता हूँ यहाँ आई हूँ वही मुझे यहाँ से लेकर जाए। उसे सर झुकाते हुए कहा तो वो दोनों मुस्कुरा दी। उन्हें भला क्या त्रास होता। सिकंदर अहमद को गए हफ्ते भी होने वाले थे और पिछले 3 रोज़ से अदन सिकंदर बुखार में मुबतला थी और सुबह से गोया हवास जवाब दे रहे थे। फिरोज चाचा ने फ़ोन करके सिकंदर अहमद को जल्द पहुँचने को कहा। अदन का मुतालबा भी उस तक पहुँच चुका था। अरकम ने अदन को सेल्फ गिफ्ट किया था। अताई अभी उसके पास से उठकर गई थी। वह ढाल से दीवार के सहारे बैठी थी, आंखें बंद थी। रसिया अचानक कहाँ गई चली थी। तभी सैल की आवाज़ पर धड़कते दिल के साथ फ़ोन उठाया। उसे एकदम अपने इस पास किसी महबूब हस्ती का गुमान हुआ था। एक तस्वीर मॉल में वसूल हुई थी। वाइट ब्राइडल ड्रेस में इंतहाई खूबसूरत ब्राइड, जिसके कदमों में दुल्हा दोनों हाथ फैलाए घुटने टेके नीचे के बल सर उठाए शहजादी की मुस्कुराहट पर नज़ार हुआ था। साथ नज़्म तहरीर थी। बस एक माफ़ी हमारी, तौबा जो कभी सताएं तुमको। लो हाथ जोड़े कान पकड़े, अब और कैसे मनाएं तुमको। जो सच कहें तो तुम्हें तो गुस्से ने और दिलकश बना दिया है। हमारे मन को तो सूझती है कि और गुस्सा दिलाएं तुमको। तो क्या अब तक तुम हमारी नज़रों के सब तकाज़ों से बेखबर हो। हमें तुमसे मोहब्बत है पगली, और अब कैसे बताएं तुमको। उसका चेहरा बेइंतहा सुर्ख हुआ। लबों पर मुस्कुराहट लिए उठाई तो सामने दीवार से पुष्ट टिकाए, सीने पर बाजू लपेटे, दिलकश मुस्कान और आंखों में महसूस और दिलचस्प किसी कैफियत लिए और पूरी तरह से उसकी तरफ मतवजा था। अदन सिकंदर ने बौखला कर निगाहें चुका ली। शुक्र खुदा का, ये शख्स बोल नहीं सकता। बेकाबू होती धड़कनों के साथ उसने कलमा शुक्र अदा किया और सिकंदर अहमद जैसे उसके चेहरे पर लिखी तहरीर पढ़कर बेसाख्ता खिलखिला कर हंस पड़ा। 11 माह बाद हवेली में उस रोज़ खुशी का समा था, क्योंकि उस रोज़ अहमद की बेटी का अकीका था। अनाया सिकंदर की सूरत हवेली के मगीनों के हाथ जीता जागता खिलौना आ चुका था। अरसल, जैद, सफ़िया, चच्चू, आबदा, चची पूरा दिन एक हाथ से दूसरे में सफ़र करती, जब बच्ची पूरा हाथ एक हाथ से दूसरे में सफ़र करती, जबकि अरकम तो खुशी से पागल हो चुका था। वह हम वक्त उसे गोद में लेकर बैठे रहना चाहता था। ये मेरा बेबी है। पहली बार उसे गोद में लेते गोया ऐलान किया था। सिकंदर अहमद को तो वो सिर्फ रात मैसर हुई थी जब वो उसे गोद में लेकर प्यार करता, वो भी तब जब अरकम सो चुका होता, क्योंकि वो जब तक नींद से बेहाल नहीं हो जाता था उनके कमरे में अनाया को गोद में लिए बैठा रहता था। 5 माह कबल ज़ैद और रूमिया का निकाह हो चुका था। रुखसती उनकी तालीम मुकम्मल होने के बाद बरात पाई थी। उस वक्त चाचू और सिकंदर
हॉल कमरे में थे जब उन्होंने भतीजे का चेहरा देखा। बरखुरदार कैसे महसूस कर रहे हो? वालिद मोहतरम के ओहदे पर फाइज होकर ब्लेस्ड उसने सीने पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए कहा, हूँ तो तुमने मुझे इससे क्यों छुपाया कि तुम्हें अदन से मोहब्बत है? क्या मतलब? अहमद हैरान हुआ। आपसे किसने कहा? क्यों, तुमने ही तो जैद और अरसल को बताया था। वह हैरान हुए। वो तो उस रोज़ गुस्से से मुंह से निकला था। उसका चेहरा अदन को देखकर सुर्ख हुआ, जिसकी गोद में अनाया भी थी, जिसकी रसिया चाय लेकर आ रही थी। मैंने उसे कौन सा पहले देख रखा था। उसने उठ कर बेटी को गोद में लेते उसकी पेशानी चूमी। सुबहान अल्लाह, गुस्सा इतना दिलनशीन है तो प्यार कैसा होगा? चाचू अशश कर उठे। अहमद नर्वस हुआ। मुझे किसी से मोहब्बत नहीं है, वो झंझलाया। तो फिर उस रोज़ क्यों कह रहे थे भाभी से कि उन्होंने आपको दिलाया जोड़ा पहन रखा है और अच्छी लग रही है? रसिया ने छंग कर कहा तो सिकंदर ने बेयकीनी से उसे देखा, जबकि चाचू हंस पड़े। अदन मुस्कुरा दी। बेटा, इसे कहते हैं घर का बेदी लंका डाए। फिरोज़ बहुत महसूस हुए तो वो खुद भी मुस्कुरा दिया। पासुकात हम नहीं जानते कि जो अल्फाज हमारे लबों से अदा होते हैं वो हमारी तकदीर लिख रहे होते हैं, जैसा कि सिकंदर अहमद के साथ हुआ था। तो ये था आज के नावल के पार्ट का एंड, जो हमने पढ़ा है फुल, जिसका नाम था दिल फ़कीर तेरे लिए बाय मदीहा सईद। कैसा लगा आप सबको ये नावल? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर दीजिएगा। मुझे ये नावल बहुत पसंद आया। आप लोग आपको ये नावल कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लाइक सब्सक्राइब मेरा चैनल एंड आल्सो प्रेस द डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको हर नए आने वाले नावल की खबर मिलती रहे। आप लोगों से मुलाकात होगी कल एक न्यू नावल के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।